नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का काव्य क्लासेस के मंच पर। साथियों, आपने एक मुहावरा सुना होगा, गागर में सागर। दोस्तों, इसी मुहावरे को चरितार्थ कर रहा है राजस्थान जिला दर्शन। दोस्तों, काव्य क्लासेस के द्वारा एक अनुपम, अलौकिक और अद्वितीय प्रयास किया जा रहा है प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए राजस्थान जिला दर्शन। दोस्तों, राजस्थान जिला दर्शन में आपको राजस्थान के सभी 33 जिले विस्तार से पढ़ाए जाएंगे और दोस्तों इसके माध्यम से आपका राजस्थान का इतिहास, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, राजस्थान का राजनीतिकरण आदि सभी विषय दोस्तों बहुत अच्छी तरह हो जाएंगे। तो दोस्तों, आप राजस्थान जिला दर्शन को बहुत अच्छी तरह पढ़िए। और दोस्तों, आज हम राजस्थान जिला दर्शन के अंतर्गत पढ़ने जा रहे हैं अजमेर जिला। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में अजमेर संभाग के अंतर्गत 4 जिलों को पढ़ा था, अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर और टोंक। हमने अजमेर को पढ़ना आरंभ कर दिया था और दोस्तों आज हम उसी क्रम में अजमेर जिले को आगे पढ़ रहे हैं। अजमेर जिले की कौन कौन सी विशेषताएं हैं उन पर हम आज आगे चर्चा कर रहे हैं। तो दोस्तों सभी जुड़ जाइए और शुरू करते हैं राजस्थान जिला दर्शन में राजस्थान का अजमेर जिला। एकदम क्लियर दोस्तों? हाँ दोस्तों, आज हम अजमेर जिले में जो दुर्ग पाए जाते हैं उन पे चर्चा करेंगे। एकदम क्लियर दोस्तों? आज हमारा जो विषय रहेगा, आज हमारा जो बिंदु रहेगा वो रहेगा अजमेर जिले के अंतर्गत आने वाले दुर्ग। और दोस्तों आप सबको पता है कि अगर अजमेर जिले के दुर्ग की बात की जाए तो दोस्तों सबसे पहले नाम आता है तारागढ़ दुर्ग का। अगर अजमेर जिले के दुर्ग की बात की जाए तो सबसे पहले दोस्तों किसका नाम आता है? तारागढ़ दुर्ग का। एकदम क्लियर? तो दोस्तों जो तारागढ़ दुर्ग है, इस तारागढ़ दुर्ग का मूल नाम है अजय मेरू। जो तारागढ़ दुर्ग है इसका मूल नाम है अजय मेरू दुर्ग। ध्यान रखना दोस्तों, जो तारागढ़ दुर्ग है इस दुर्ग का मूल नाम क्या है? अजय मेरू दुर्ग। अब अगर इसका नाम अजय मेरू है तो दोस्तों इससे स्पष्ट हो जाता है कि इस अजय मेरू दुर्ग का निर्माण किसने कराया होगा? अजय राज चौहान ने। अगर अजय मेरू दुर्ग का नाम अजय मेरू दुर्ग रखा गया है तो किसके नाम पर रखा गया है? अजय राज चौहान के नाम पर। अर्थात जो अजय मेरू दुर्ग है, इस अजय मेरू दुर्ग का निर्माता कौन हुआ भैया? हो अजय राज चौहान। और पूछ लिया जाए कि अजय राज चौहान ने इस अजय मेरू दुर्ग का निर्माण कब कराया था? पूछा जाए कि अजय राज चौहान के द्वारा इस अजय मेरू दुर्ग का निर्माण कब कराया गया था, तो आप क्या बताओगे? 1113 ईस्वी में। कब कराया गया था दोस्तों? 1113 ईस्वी में। एक बार फिर समझना अच्छी तरह, अजमेर जिले में कौन सा दुर्ग पाया जाता है? तारागढ़ दुर्ग। तारागढ़ दुर्ग का मूल नाम क्या है? अजय मेरू दुर्ग। और अजय मेरू दुर्ग का निर्माता कौन हुआ रे भैया? अजय राज चौहान। और अजय राज चौहान ने अजय मेरू दुर्ग का निर्माण कब कराया था? 1113 ईस्वी में। क्लियर? फिर बात आती है कि इस अजय मेरू दुर्ग को तारागढ़ क्यों कहा जाता है? प्रश्न ये उठता है कि अजय मेरू दुर्ग को तारागढ़ क्यों कहा जाता है। तो समझना, थोड़ा सा दोस्त समझना। हम चलते हैं मेवाड़। दोस्तों मेवाड़ में एक शासक हुए थे। दोस्तों मेवाड़ में एक शासक हुए थे जिनका नाम था राणा सांगा। मेवाड़ में एक शासक हुए थे, नाम क्या था? राणा सांगा। और दोस्तों जो राणा सांगा है ना, इन राणा सांगा के भाई का नाम था पृथ्वीराज सिसोदिया। दोस्तों राणा सांगा के भाई का नाम था पृथ्वीराज सिसोदिया। समझ जाओगे ना भाई? मेवाड़ का शासक कौन हुआ? राणा सांगा। और राणा सांगा के भाई का नाम क्या था? पृथ्वीराज सिसोदिया। और दोस्तों जो पृथ्वीराज सिसोदिया है, इस पृथ्वीराज सिसोदिया का जो विवाह हुआ था, दोस्तों जो पृथ्वीराज सिसोदिया है, इस पृथ्वीराज सिसोदिया का जो विवाह हुआ था वो हुआ था ताराबाई से। किससे हुआ था रे भैया?
ताराबाई से। जो पृथ्वीराज सिसोदिया है, इस पृथ्वीराज सिसोदिया का विवाह किससे हुआ था? ताराबाई से। अब इस पृथ्वीराज सिसोदिया ने क्या किया कि लगभग दोस्तों इस पृथ्वीराज सिसोदिया ने क्या किया कि लगभग 1570 में, इस पृथ्वीराज सिसोदिया ने लगभग 1570 में अजमेर दुर्ग में एक महल बनाया। इस पृथ्वीराज सिसोदिया ने लगभग 1570 में अजमेर दुर्ग में एक महल बनाया और उस महल का नाम अपनी पत्नी ताराबाई के नाम पर क्या रख दिया? तारागढ़। उस महल का नाम अपनी पत्नी ताराबाई के नाम पर क्या रख दिया? तारागढ़। और तभी से अजमेर दुर्ग का नाम क्या हो गया? तारागढ़ दुर्ग। समझ जाओगे ना? तभी से अजमेर दुर्ग का नाम क्या हो गया? तारागढ़ दुर्ग। एक बार फिर समझना अच्छी तरह, अजमेर जिले में कौन सा दुर्ग है? तारागढ़ दुर्ग। तारागढ़ दुर्ग को तब आपके मूल किस नाम से जाना जाता है? अजय मेरू दुर्ग। अजय मेरू दुर्ग का निर्माण किसने कराया? अजय राज चौहान ने। और अजय राज चौहान ने अजय मेरू दुर्ग का निर्माण कब कराया? 1113 ईस्वी में। अब इस अजय मेरू दुर्ग को तारागढ़ क्यों कहा जाता है? तो आप क्या बताएंगे कि मेवाड़ के शासक राणा सांगा के भाई पृथ्वीराज सिसोदिया ने अपनी पत्नी ताराबाई के नाम पर अजमेर दुर्ग में 1570 में महल बनाए थे और इसी के नाम पर, किसके नाम पर? इस ताराबाई के नाम पर ही इस अजमेर दुर्ग का नाम क्या हो गया? तारागढ़। एकदम क्लियर? अब आगे बात एक बार फिर समझना। अब दोस्तों ये जो पृथ्वीराज सिसोदिया है ना, इस पृथ्वीराज सिसोदिया को इतिहास में कहा जाता है उड़ना राजकुमार। इस पृथ्वीराज सिसोदिया को इतिहास में क्या कहा जाता है? उड़ना राजकुमार। और पूछा जाए कि जो पृथ्वीराज सिसोदिया है, इस पृथ्वीराज सिसोदिया का स्मारक कहाँ बना हुआ है? तो आप क्या बताओगे? कुंभलगढ़ दुर्ग में। पूछा जाए कि जो पृथ्वीराज सिसोदिया है, इस पृथ्वीराज सिसोदिया का स्मारक कहाँ बना हुआ है? कुंभलगढ़ दुर्ग में। और पूछा जाए कि जो पृथ्वीराज सिसोदिया है, इसका स्मारक कितने स्तंभों का है? 12 स्तंभों का है। कितने स्तंभों का है? 12 स्तंभों का। समझ जाओगे ना? पृथ्वीराज सिसोदिया का नाम उड़ना राजकुमार। पृथ्वीराज सिसोदिया का स्मारक कहाँ बना हुआ है? कुंभलगढ़ दुर्ग में। और कितने खंभों का बना हुआ है? 12 स्तंभों का। एकदम क्लियर? अगली बात फिर प्रश्न उठता है कि जो तारागढ़ दुर्ग है, ये किन किन कामों के लिए जाना जाता है? इस तारागढ़ दुर्ग की विशेषताएं पर पूछे तो ध्यान रखना दोस्तों। पहली बात, राजस्थान में तारागढ़ दुर्ग 2 हैं। राजस्थान में तारागढ़ दुर्ग कितने हैं दोस्तों? 2। अच्छा, पहला तारागढ़ दुर्ग तो कहाँ है? अजमेर में। पहला तो कहाँ है? अजमेर में। और दूसरा तारागढ़ दुर्ग कहाँ बना हुआ है? बूंदी में। एकदम क्लियर? समझना कि राजस्थान में कुल कितने तारागढ़ दुर्ग हैं? 2। एक तो कहाँ बना हुआ है? अजमेर में। और एक कहाँ बना हुआ है? बूंदी में। एकदम क्लियर? 2 बातें। तीसरी बात समझना दोस्तों, जो बूंदी वाला तारागढ़ दुर्ग है ना, ये तो बना हुआ है आडावल पहाड़ी पर। ध्यान रखना दोस्तों, जो बूंदी वाला तारागढ़ दुर्ग है, ये कहाँ बना हुआ है? आडावल पहाड़ी पर। तो जो अजमेर वाला तारागढ़ दुर्ग है दोस्तों, ये कहाँ बना हुआ है? नाग पहाड़ी पर। कहाँ बना रहे दोस्तों? नाग पहाड़ी पर। राजस्थान में कितने तारागढ़ दुर्ग बताओगे? 2। एक तो कहाँ? बूंदी। और एक कहाँ? अजमेर। बूंदी वाला किस पहाड़ी पर है? आडावल पहाड़ी पर। और अजमेर वाला नाग पहाड़ी पर। अच्छा दोस्तों ध्यान रखना, थोड़ा सा भूगोल पढ़ा रहा हूं। ये जो आडावल पहाड़ी है ना, ये विंध्याचल पहाड़ी के अंतर्गत आती है। ये जो आडावल पहाड़ी है, ये तो आती है विंध्याचल श्रेणी क्रम में, और नाग पहाड़ी आती है आरावली श्रेणी क्रम में। 2 बातें समझना, आडावल पहाड़ी किस में आती है? विंध्याचल श्रेणी क्रम में। अजमेर वाला तारागढ़ नाग पहाड़ी किस पर आती है? आपके आरावली श्रेणी क्रम में। एकदम क्लियर? अगली बात आप दोस्तों समझना, ये जो तारागढ़ दुर्ग है ना,
इसकी विशेषताओं को बताऊं तो साफ समझना, इसकी पहली विशेषता ये है कि राजस्थान में सर्वाधिक जो स्थानीय आक्रमण हुए हैं, राजस्थान में जो सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण हुए हैं, वो स्थानीय आक्रमण कहाँ हुए हैं? तारागढ़ दुर्ग पर। समझ जाना, क्वेश्चन आ जाए कि राजस्थान में सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण किस दुर्ग पर हुए हैं, तो आपका आंसर क्या होगा? तारागढ़ दुर्ग। समझ जाओगे ना, राजस्थान में सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण कहाँ हुए हैं? तारागढ़ दुर्ग। अच्छा दोस्तों देखो समझना, अगर सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण का नाम आए तो आंसर क्या लगाओगे? तारागढ़ दुर्ग अजमेर। और अगर पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक विदेशी आक्रमण, अगर पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक विदेशी आक्रमण कहाँ हुए हैं, तो आपका आंसर क्या होगा? भटनेर दुर्ग। भटनेर दुर्ग कहाँ आता है? हनुमानगढ़ में। एकदम क्लियर। तो सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण तो तारागढ़ दुर्ग अजमेर, और सर्वाधिक विदेशी आक्रमण आए तो भटनेर दुर्ग हनुमानगढ़। एकदम क्लियर। अगली बात दोस्तों समझना, शाहजहां के बेटे, शाहजहां के बेटे और औरंगजेब के भाई का नाम था दारा शिकोह। शाहजहां का तो बेटा होगा और औरंगजेब का भाई होगा दारा शिकोह। क्लियर। और दारा शिकोह का जो जन्म हुआ था वो भी कहां हुआ था दोस्तों? आपके तारागढ़ दुर्ग अजमेर में। समझ जाओगे ना, शाहजहां का तो बेटा और दारा शिकोह, शाहजहां का बेटा कौन हुआ? दारा शिकोह, जो किसका भाई था? औरंगजेब का। तो दारा शिकोह का जो जन्म हुआ वो भी कहां हुआ दोस्तों? तारागढ़ अजमेर में। अब सब समझना, अगर दारा शिकोह के जन्म की बात आए तो आप क्या आंसर लगाओगे? तारागढ़ दुर्ग अजमेर। और अगर बात आ जाए कि अगर दारा शिकोह का जन्म अजमेर में हुआ तो दारा शिकोह की मृत्यु कहां हुई? पूछा जाए कि अगर दारा शिकोह का जन्म अजमेर में हुआ तो दारा शिकोह की मृत्यु कहां हुई, तो अगर दोस्तों मृत्यु का पूछा जाए तो मृत्यु क्या बताओगे आप? अलवर में। मृत्यु कहां बताओगे आप? अलवर में। समझ जाओगे ना, जन्म तो हुआ अजमेर दुर्ग में और मृत्यु हुई अलवर दुर्ग में। किसकी? दारा शिकोह की। और दोस्तों ध्यान रखना, इस दारा शिकोह को कहा जाता है भारत का लघु अकबर। इस दारा शिकोह को क्या कहा जाता है? भारत का लघु अकबर। और पूछा जाए कि इस दारा शिकोह को भारत का लघु अकबर किसने कहा था, तो आप क्या बताओगे? लेनपूल ने। किसने कहा था दोस्तों? लेनपूल ने। समझ जाओगे अच्छी तरह, एकदम क्लियर। सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण के लिए तारागढ़ दुर्ग अजमेर, सर्वाधिक विदेशी आक्रमण के लिए भटनेर दुर्ग हनुमानगढ़, दारा शिकोह का जन्म तारागढ़ दुर्ग अजमेर, दारा शिकोह की मृत्यु अलवर दुर्ग में। दारा शिकोह क्या कहलाता है रे भैया? भारत का लघु अकबर। किसने कहा था? लेनपूल ने। समझ जाओगे। अगली बात दोस्तों ध्यान रखना, मारवाड़ का एक शासक था मालदेव राठौड़। मारवाड़ में एक शासक हुआ था मालदेव राठौड़। मारवाड़ में एक शासक होगा दोस्तों, नाम था मालदेव राठौड़। और दोस्तों जो मालदेव राठौड़ है ना, इस मालदेव राठौड़ की पत्नी का नाम था उमादेव। मालदेव राठौड़ की पत्नी का नाम क्या था? उमादेव। क्लियर। और दोस्तों जो उमादेव हैं इसे इतिहास में कहा जाता है रूठी रानी। जो उमादेव हैं इसे इतिहास में क्या कहा जाता है? रूठी रानी। और पूछा जाए रूठी रानी उमादेव का जो महल है, पूछा जाए जो रूठी रानी उमादेव हैं, इस रूठी रानी उमादेव का जो महल है वो कहाँ है, तो आप क्या बताओगे? तारागढ़ दुर्ग अजमेर में। कहाँ है दोस्तों? तारागढ़ दुर्ग अजमेर में। किसके महल हैं? रूठी रानी उमादेव के। समझ जाओगे कि अच्छी तरह। एक बार फिर समझना, सर्वाधिक विदेशी आक्रमण भटनेर दुर्ग, स्थानीय आक्रमण तारागढ़ दुर्ग, दारा शिकोह का जन्म तारागढ़ दुर्ग में, दारा शिकोह की मृत्यु अलवर दुर्ग में,
तारा शिकोह भारत का लघु अकबर। मालदेव राठौर की पत्नी रूठी रानी उमादे के महल कहाँ बना हुए हैं? तारागढ़ दुर्ग में। एकदम क्लियर। अच्छा दोस्तों, आपसे पूछ लिया जाए कि जो तारागढ़ दुर्ग है, इस तारागढ़ दुर्ग में कुल कितने दरवाजे हैं? पूछा जाए कि तारागढ़ दुर्ग में दोस्तों कितने दरवाजे हैं, तो आप क्या बताओगे? पूछा जाए आपसे कि तारागढ़ दुर्ग में कुल कितने प्रवेश द्वार हैं, तो आप क्या बताओगे? 9 प्रवेश द्वार हैं। कितने प्रवेश द्वार हैं? 9। एकदम क्लियर। पूछ लिया जाए कि तारागढ़ दुर्ग में बुर्ज कितने हैं? 14। प्रवेश द्वार 9, बुर्ज कितने? 14। दो बातें। और पूछा जाए कि तारागढ़ दुर्ग में कुल कितने जलाशय हैं? तारागढ़ दुर्ग में कुल कितने जलाशय हैं, तो आप क्या बताओगे? 5। तारागढ़ दुर्ग में कितने दरवाजे हैं? 9। बुर्ज कितने हैं? 14। और जलाशय कितने हैं? 5। समझ गए? एक बार फिर समझना, आज हम पढ़ रहे हैं राजस्थान का अजमेर जिला और अजमेर जिले के दुर्ग। और अजमेर जिले के दुर्ग में पहला दुर्ग कौन सा? तारागढ़ दुर्ग। तारागढ़ दुर्ग का निर्माता प्राचीन नाम अजय मेरू दुर्ग। निर्माता अजय राज चौहान। निर्माण कब कराया भैया? 1113 ईस्वी में। अच्छा, राजस्थान में कितने तारागढ़ दुर्ग बताओगे आप? 2। एक तो कहां बताओगे? बूंदी, और एक अजमेर। बूंदी वाला तो कहां बताओगे? आडावल पहाड़ी पर। अजमेर वाला कहां पर बताओगे? नाग पहाड़ी पर। आडावल पहाड़ी किस में आती है? विंध्याचल पहाड़ी श्रेणी क्रम में। अजमेर, अच्छा, नाग पहाड़ी किस में आती है? अरावली पहाड़ी श्रेणी क्रम में। एकदम क्लियर। सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण तारागढ़ दुर्ग। सर्वाधिक विदेशी आक्रमण भटनेर दुर्ग। अच्छा, दारा शिकोह का जन्म तारागढ़ अजमेर। दारा शिकोह की मृत्यु अलवर में। भारत का लघु अकबर कौन है भैया? दारा शिकोह। और दारा शिकोह को लघु अकबर किसने कहा था? लैनपुल ने। रूठी रानी उमादे का महल भी कहाँ है? तारागढ़ दुर्ग में। और दोस्तों, तारागढ़ दुर्ग में कितने प्रवेश द्वार हैं? 9। बुर्ज कितने हैं? 14। जलाशय कितने हैं? 5। एकदम क्लियर। अच्छा दोस्तों, मैंने कल कहा था ना कि हम अजमेर को राजस्थान का जिब्राल्टर कहते हैं। तो जो राजस्थान का जिब्राल्टर है ना, वो वास्तव में कौन है? अजय मेरू दुर्ग। दोस्तों, इसी अजय मेरू दुर्ग को अथवा तारागढ़ दुर्ग को क्या कहा जाता है? राजस्थान का जिब्राल्टर। और पूछा जाए कि अजमेर दुर्ग को राजस्थान का जिब्राल्टर किसने कहा था, तो आपका आंसर होगा बिशप हेबर। क्या होगा? बिशप हेबर। इस बिशप हेबर के द्वारा ही तारागढ़ दुर्ग को क्या कहा गया था? राजस्थान का जिब्राल्टर। तो तारागढ़ दुर्ग क्लियर हो गया। क्लियर। अब अगली बात देखो, ये तो एक दुर्ग हुआ तारागढ़ दुर्ग। फिर बात आती है कि अजमेर में और कौन से दुर्ग पाए जाते हैं? तारागढ़ दुर्ग के अतिरिक्त अजमेर में और कौन से दुर्ग पाए जाते हैं? तो दोस्तों ध्यान रखना, अजमेर में कुल मिलाकर 4 किले हैं। एक तारागढ़ दुर्ग अजमेर, एक टोडगढ़, एक अकबर का किला और एक केहरीगढ़। समझ ना दोस्तों, अजमेर में कुल कितने किले हैं? 4। अजमेर में कुल कितने किले हैं? 4। पहला तो कौन सा हो गया भैया? तारागढ़। ठीक दोस्तों, दूसरा कौन सा हो गया? अकबर का किला। अच्छा, तीसरा कौन सा हो जाएगा? टोडगढ़। तीसरा कौन होगा? टोडगढ़ का किला। और दोस्तों, जो चौथा होगा ना, वो कौन सा होगा? केहरीगढ़ का। एकदम क्लियर। तो अजमेर में कुल कितने दुर्ग हैं? 4। तारागढ़ पढ़ लिया। दूसरा कौन सा हुआ? अकबर का किला। तीसरा टोडगढ़ का किला और चौथा केहरीगढ़। इन चारों में ये दोनों बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। दोनों का महत्व थोड़ा कम है, लेकिन है तो सही। अब दोस्तों हम बात करते हैं अकबर के किले की। अब दोस्तों हम बात करते हैं अकबर के किले की। यहां से दोस्तों हमेशा प्रश्न बनता है और राजस्थान के प्रतियोगी परीक्षाओं में यहां से प्रश्न पूछे जा चुके हैं और अक्सर पूछा जाता भी है। दोस्तों बात आती है कि जो अकबर का किला है, इस अकबर के किले का निर्माण कब हुआ था? तो आप क्या बताओगे? 1570 में। पूछा जाए कि जो अकबर का किला है, इस अकबर के किले का निर्माण कब हुआ था? 1570 में। अच्छा दोस्तों,
अगर इसके नाम के साथ अकबर आ रहा है तो इसका मतलब इस दुर्ग किले का जो निर्माण है ना वो किसने कराया होगा दोस्तों? आपके अकबर ने। किसने कराया होगा दोस्तों? अकबर ने। एकदम क्लियर। अच्छा दोस्तों, अब बात आती है कि ये किस श्रेणी में आता है। पूछा जाए कि ये स्थापत्य कला की किस श्रेणी में आता है, तो दोस्तों ध्यान रखना, अकबर का किला जो आता है ना वो आता है स्थल दुर्ग की श्रेणी में। क्लियर है? जो अकबर का किला है वो किस श्रेणी में आता है? स्थल दुर्ग की श्रेणी में। समझ जाना, अकबर का किला निर्माण कब हुआ? 1570। किसने कराया? अकबर ने। किस श्रेणी में आता है? स्थल दुर्ग की श्रेणी में। अच्छा दोस्तों समझना, अजमेर में कुल कितने दुर्ग हैं? 4। कौन कौन से? तारागढ़, अकबर का किला, टोडगढ़ और कहरगढ़। इन चारों में से ये आता है गिरी दुर्ग में, ये आता है गिरी दुर्ग में, ये आता है गिरी दुर्ग में और ये आता है स्थल दुर्ग में। मतलब अकबर के किले को छोड़कर अजमेर जिले में जितने भी दुर्ग पाए जाते हैं वो तो है गिरी दुर्ग की श्रेणी में, और अकबर का किला एकमात्र ऐसा किला है जो स्थल दुर्ग की श्रेणी में आता है। और स्थल दुर्ग का मतलब होता है ऐसा किला या ऐसा दुर्ग जो धरातल पर बनाया गया हो, स्थल दुर्ग कहलाता है। एकदम क्लियर। अगली बात, फिर दोस्तों बात आती है कि जो अकबर का किला है ना ये किस शैली में बनाया गया है। पूछा जाए कि अकबर का जो किला है वो किस शैली में बनाया गया है, तो आप क्या बताओगे? मुगल शैली में। पूछा जाए कि जो अकबर का किला है ये किस शैली में बनाया गया है? मुगल शैली में। अच्छा दोस्तों ध्यान रखना, यहां से प्रश्न बनेगा अब आपके। अच्छा दोस्तों ध्यान रखना, अब यहां से प्रश्न बनेगा, और प्रश्न क्या बनेगा कि राजस्थान का वो कौन सा किला है जो पूर्ण रूप से मुगल स्थापत्य कला से ही निर्मित किया गया है। मेरा प्रश्न एक बार और अच्छी तरह सुन लेना। राजस्थान का वो कौन सा किला है जो पूर्ण रूप से मुगल स्थापत्य कला से ही निर्मित किया गया है? तो आपका आंसर क्या होगा? अकबर का किला। अकबर का किला राजस्थान का एकमात्र ऐसा किला है जो पूर्ण रूप से मुगल स्थापत्य कला में निर्मित किया गया है। एकदम क्लियर। अच्छा दोस्तों अगली बात, दोस्तों जो अकबर का किला है ना इस अकबर के किले को कुछ नामों से जाना जाता है। दोस्तों अकबर के शासन काल में इसे कहा जाता था अकबर का किला। अकबर के शासन काल में इसे क्या कहा जाता था? अकबर का किला। ये इस दुर्ग के, इस अकबर के किले के नाम बता रहा हूं। अकबर के शासन काल में इसे कहा जाता था अकबर का किला। क्यों? क्योंकि अकबर के द्वारा इस किले का निर्माण कराया गया था अपने निवास के लिए। तो चूंकि अकबर के द्वारा इस किले का निर्माण अपने निवास के लिए कराया गया था तो नाम क्या हो गया इसका? अकबर का किला। ठीक। अच्छा दोस्तों, अब अकबर का बेटा कौन हुआ? जहांगीर। जो अकबर है इस अकबर का बेटा कौन हुआ? जहांगीर। एकदम क्लियर। और दोस्तों जहांगीर के शासन काल में, दोस्तों जहांगीर के शासन काल में इसे अकबर का किला नहीं कहा गया। जहांगीर के शासन काल में इसे अकबर का किला नहीं कहा गया, तो फिर क्या कहा गया? तो ध्यान रखना, जहांगीर के शासन काल में इसे नाम दिया गया अकबर का दौलत खाना। जहांगीर के शासन काल में इसे क्या नाम दिया गया? अकबर का दौलत खाना। एकदम क्लियर। अच्छा क्यों कहा गया ये भी समझना। जहांगीर के शासन काल में अकबर के किले का उपयोग होता था मुगल राजकोष के रूप में। मतलब जहांगीर के शासन काल में इस किले में मुगल राजकोष को रखा जाता था, तो नाम क्या हो गया? अकबर का दौलत खाना। दोस्तों मुगल वंश का पतन हुआ और भारत में आए ब्रिटिश मतलब अंग्रेज, और पूछा जाए कि ब्रिटिश काल में इसे क्या कहा जाता था? पूछा जाए कि ब्रिटिश काल में इसे क्या कहा जाता था, तो दोस्तों ध्यान रखना, ब्रिटिश काल में इसे कहा जाता था मैगजीन दुर्ग।
ब्रिटिश काल में इसे क्या कहा जाएगा भैया? मैगजीन दुर्ग। फिर बात आती है क्यों, तो ध्यान रखना, ब्रिटिश काल में इस दुर्ग का उपयोग होता था हथियारों को रखने के लिए, इसलिए नाम क्या हो गया इसका दोस्तों? मैगजीन दुर्ग। तो दोस्तों इस किले के 3 नाम याद हो गए ना आपको? अकबर का किला अकबर के शासन काल में, अकबर का दौलत खाना जहांगीर के शासन काल में, ब्रिटिश काल में मैगजीन दुर्ग। अब आगे की बात करते हैं दोस्तों कि अकबर का किला और कहां काम आता है हमारे, तो आप समझना दोस्तों, इसी अकबर के किले में दोस्तों, इसी अकबर के किले में दोस्तों आपके क्या हुई थी? मेवाड़ मुगल संधि। इसी अकबर के किले में दोस्तों क्या हुई थी आपके? मेवाड़ मुगल संधि। समझ जाओगे ना? तो जो मेवाड़ मुगल संधि है वो कहाँ हुई थी? अकबर के किले में। समझ जाओगे अच्छी तरह कि जो मेवाड़ मुगल संधि है वो कहाँ हुई थी आपके? अकबर के किले में। और पूछा जाए कि मेवाड़ मुगल संधि कब हुई थी, तो आप क्या बताओगे? 5 फरवरी 1615 को। कब हुई थी भैया? 5 फरवरी 1615 को। कहाँ? अकबर के किले में। और पूछा जाए कि मेवाड़ मुगल संधि किस किस के बीच में हुई थी, तो आप क्या बताओगे? राणा प्रताप के बेटे का नाम था राणा अमर सिंह। राणा प्रताप के बेटे का नाम था राणा अमर सिंह प्रथम, और अकबर के बेटे का नाम था जहांगीर। एकदम क्लियर? तो अमर सिंह और जहांगीर के मध्य दोस्तों ये संधि हुई थी, और संधि कहाँ हुई थी दोस्तों? अकबर के किले में। समझ जाओगे? तो मेवाड़ मुगल संधि कहाँ हुई? अकबर के किले में। कब हुई? 5 फरवरी 1615 को। किस किस के बीच में? राणा अमर सिंह और जहांगीर के मध्य। क्लियर? अब दोस्तों ध्यान रखना, एक बात बता रहा हूं इतिहास की। इस राणा अमर सिंह का जो शासन काल है ना, वो है 1597 से लेकर 1620। राणा अमर सिंह का शासन काल कितना है? 1597 से 1620। और संधि कब हुई? 1615 में। तो मतलब 1597 से लेकर 1615 तक तो राणा अमर सिंह ने स्वतंत्र होकर शासन किया, और 1615 से 1620 तक मुगलों के प्रतिनिधि के रूप में शासन किया। फिर समझना, अमर सिंह का शासनकाल 1597 से 1620, और संधि कब हुई? 1615। तो मतलब अमर सिंह ने 1597 से 1615 तक तो स्वतंत्र होकर शासन किया, और 1615 से 1620 तक मुगलों के प्रतिनिधि के रूप में शासन किया। अब अमर सिंह के बाद जितने भी शासक आएंगे ना, वो सब या तो मुगल प्रतिनिधि होंगे या ब्रिटिश प्रतिनिधि होंगे, किंतु स्वतंत्र तो नहीं होंगे। तो इसका मतलब मेवाड़ में स्वतंत्र रूप से शासन करने वाला अंतिम शासक कौन हुआ दोस्तों? अमर सिंह। तो मतलब मेवाड़ का अंतिम स्वतंत्र शासक किसे कहा जाएगा? राणा अमर सिंह प्रथम को। यह आरएस का क्वेश्चन है। चलूं आगे। अगली बात दोस्तों, जो अकबर का किला है ना, इसी अकबर के किले में दोस्तों, इसी अकबर के किले में दोस्तों एक घटना और घटित होगी। क्लियर दोस्तों? ब्रिटेन के शासक थे जेम्स प्रथम। दोस्तों जो ब्रिटेन है ना, इस ब्रिटेन के शासक का नाम था जेम्स प्रथम। ब्रिटिश शासक का नाम था जेम्स प्रथम। ठीक। और दोस्तों जो जेम्स प्रथम है ना, इस जेम्स प्रथम के राजदूत का नाम था टॉमस रो। इस जेम्स प्रथम के राजदूत का नाम था टॉमस रो। ठीक। और दोस्तों ये टॉमस रो भारत आया था। ये टॉमस रो भारत आया था। आज जब ये टॉमस रो भारत आया था ना, तो उस समय दोस्तों भारत का मुगल शासक कौन था? जहांगीर। कौन था भैया? जहांगीर। प्रश्न उठता है कि टॉमस रो भारत क्यों आया? भारत में व्यापारिक सुविधाओं के लिए अधिकार प्राप्त करने के लिए। किसके शासन काल में आया? जहांगीर के शासन काल में। किसका प्रतिनिधि बनकर आया? जेम्स प्रथम का। और
टॉमस रो और जहांगीर की जो मुलाकात हुई थी दोस्तों, जो टॉमस रो हैं और जो जहांगीर हैं, इनकी जो मुलाकात हुई थी वो हुई थी 10 जनवरी 1616 को। कब हुई थी दोस्तों? 10 जनवरी 1616 को। और किस किले में हुई थी? अकबर के किले में। दोस्तों किस किले में हुई थी? अकबर के किले में। समझ जाओगे ना? इसका मतलब अकबर का किला कहाँ कहाँ काम आएगा, समझना। अकबर के किले का निर्माण कब हुआ? 1570 में। किसने कराया? अकबर ने। किस श्रेणी में आता है? स्थल दुर्ग की श्रेणी में। अच्छा, किस शैली में बना हुआ है? मुगल शैली में। राजस्थान में पूर्ण रूप से मुगल स्थापत्य कला में निर्मित दुर्ग कौन सा होगा? अकबर का किला। अच्छा, इसे अकबर के शासनकाल में क्या बोलते थे? अकबर का किला। जहांगीर के शासनकाल में अकबर का दौलत खाना, ब्रिटिश काल में मैगजीन दुर्ग। अच्छा, मेवाड़ मुगल संधि कहाँ हुई थी? अकबर के किले में। कब हुई थी? 5 फरवरी 1615 को। किस किस के बीच में हुई थी? जहांगीर और मेवाड़ के शासक राणा अमर सिंह प्रथम। मेवाड़ का अंतिम स्वतंत्र शासक कौन? राणा अमर सिंह प्रथम। टॉमस रो और जहांगीर की मुलाकात किस किले में हुई थी? अकबर के किले में। टॉमस रो किसका राजदूत बनकर आया था? जेम्स प्रथम का। मुलाकात किससे हुई? जहांगीर से। कब हुई? 10 जनवरी 1616 को। कहां? अकबर के किले में। और हल्दी घाटी युद्ध की योजना भी कहां बनाई गई थी? अकबर के किले में। दो बातें क्लियर? तारागढ़ अच्छी तरह समझ लिया, अकबर का किला समझ लिया। अब हम बात करते हैं टोडगढ़ के किले की। किसकी बात करते हैं? टोडगढ़ के किले की। तो दोस्तों आपने नाम सुना होगा जेम्स टोड का। दोस्तों आपने नाम सुना होगा जेम्स टोड का। हम जेम्स टोड को बोलते हैं राजस्थान के इतिहास का जनक। बोलते हैं ना भाई, हम जेम्स टोड को बोलते हैं राजस्थान के इतिहास का जनक। और दोस्तों इस जेम्स टोड के द्वारा ही साहब आपके किसका निर्माण कराया गया था? टोडगढ़ के किले का। जो जेम्स टोड है इसके द्वारा दोस्तों किसका निर्माण कराया गया था? टोडगढ़ के किले का निर्माण कराया गया था। समझ जाओगे ना? जो टोडगढ़ का किला है ना, इसका निर्माण किसने कराया था? जेम्स टोड ने कराया था। और पूछा जाए दोस्तों कि ये किला कहाँ बना हुआ है, तो आप क्या बताओगे? रावली टोडगढ़ अभ्यारण्य में। इस किले का जो निर्माण है वो कहाँ हुआ था? रावली टोडगढ़ अभ्यारण्य में हुआ था। एकदम क्लियर? और दोस्तों ध्यान रखना अच्छी तरह, इसी टोडगढ़ किले में 2 स्वतंत्रता सेनानियों को नजरबंद करके रखा गया था। इसी टोडगढ़ के किले में 2 स्वतंत्रता सेनानियों को नजरबंद करके रखा गया था। एक का नाम था विजय सिंह पथिक और एक का नाम था गोपाल सिंह खरवा। विजय सिंह पथिक और गोपाल सिंह खरवा को जो नजरबंद करके रखा गया था वो कहाँ रखा गया था दोस्तों? टोडगढ़ के किले में। एकदम क्लियर? तो दोस्तों हमने अजमेर के 4 दुर्ग पढ़े हैं, तारागढ़ दुर्ग, अकबर का किला, टोडगढ़ और केहरीगढ़। केहरीगढ़ का ज्यादा महत्व है नहीं, लेकिन अगर पूछ लिया जाए कि केहरीगढ़ का किला कहाँ है तो अजमेर में, ये याद रखना। टोडगढ़ अजमेर में है, जेम्स टोड ने बनाया, और रावली टोडगढ़ अभ्यारण्य में बनाया। और इस टोडगढ़ किले में किसे नजरबंद करके रखा गया था? एक तो गोपाल सिंह खरवा को और एक विजय सिंह पथिक को। एकदम क्लियर? अकबर का किला हमने अच्छी तरह पढ़ लिया और दोस्तों तारागढ़ दुर्ग हमने पढ़ लिया। दोस्तों ये अजमेर जिले में दोस्तों आपके जो 4 किले थे उनके विषय पर सामान्य जानकारी दी गई थी। उम्मीद करता हूं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। और दोस्तों अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज इस जानकारी को अधिक से अधिक संख्या में शेयर करें और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।